हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड से पाठ 5 गलता लोहा के सारांश को समझेंगे। इसके लेखक शेखर जोशी जी हैं। इनका जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्र संग्रह है। इन्हें जो सम्मान मिला वो था पहल सम्मान। देखिए, प्राचीन काल में जो काम का विभाजन होता था वो जातियों के अनुसार होता था। और उसी तरह जो हमारी परंपराएं चली आ रही थी, लेकिन हम इस कहानी में लेखक लिखते हैं कि जो एक वो निर्धन ब्राह्मण युवक है ना, गरीब है, ब्राह्मण युवक है, लेकिन कैसी उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उसके लिए उसकी उच्च जाति का होना ये अभिमान बेकार हो जाता है। हमारे यहाँ में जो सामाजिक विधि नियम बनाए गए हैं, उस सब को जो नियम है, नियम के अनुसार क्या किन बातों के लिए मना किया गया है, निषेध किया गया है, उन सबको वो ताक में एक किनारे रखता है और धनराम लोहार के ऑफर माने उसकी भट्टी पर बैठता है और लोहार का काम करते हुए एक गोला, एक सर्किल छड़ से बना के देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके काम में कुशलता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण युवक है इसलिए वो लोहार के काम को श्रेष्ठ ढंग से नहीं कर पा रहा, उसके काम में कुशलता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित, जाति के आधार पर जो झूठा भाईचारा है उसकी जगह मेहनतकश जो मेहनती इंसान है उनके बीच सच्चा भाईचारा हो, इसको दर्शाता है। मानव समय के साथ परंपराएं बदल रही हैं और लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। जो परंपराएं, रूढ़ियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, अब इसमें परिवर्तन हो रहा है। देखिए, इस कहानी का सारांश इस प्रकार है कि मोहन के पिता वंशीधर पुरोहिती का काम करते हैं। पुरोहिती क्या कहलाते हैं कि दूसरों के घरों में जाकर पूजा पाठ करवाना, और इसके लिए वो संयम और तप करते हैं ना। किसी के पूजा पाठ कराना है तो उपवास रखते हैं। अब इस कारण लोग उन पर श्रद्धा रखते हैं, परंतु अब वे बूढ़े हो चुके हैं। व्रत उपवास उनसे होता नहीं, दूर दूर तक यजमानों के घर तक जाना उनसे होता नहीं। उनका बेटा मोहन, जो कि इस पूरी कहानी का प्रमुख पात्र है, वो शहर से घर वापस गांव आया हुआ है। वे उसके सामने गहरी सांस लेते हुए भी कहते हैं कि चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था मगर नहीं जा सकते, अब उनसे ये होता नहीं है। बेटा मोहन जो उनके आशय को समझ गया है, पिता के इशारे को, किंतु वह कोई उत्तर नहीं देता। उसने पिता का भार हल्का करने के लिए हंसुआ उठाया। हंसुआ जिस चारा काटते हैं या फसलें जो भी काटा जाता है, तो वो हंसुआ उठाता है, उसमें धार नहीं है। धार तेज कराने के लिए वो धनराम के लोहार के यहाँ पहुँचता है। वहीं उसी के पास एक कनस्तर पे बैठ जाता है। यहाँ पर धनराम की जो दुकान है, दुकान भट्टी, उसको आफर कहा गया है आपके पाठ में। तो ये है, वहाँ पहुँचता है, बैठ जाता है। धनराम जो कि उसका सहपाठी है, बचपन में दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। बातों में बातें निकलती हैं। बात करते करते जो धनराम है मोहन को बतलाता है कि अब उनके मास्टर त्रिलोक सिंह नहीं रहे। 1 साल हो गया है उन्हें स्वर्गवासी हुए। दोनों बातें करने लगते हैं, बचपन की याद करने लगते हैं, और मास्टर त्रिलोक सिंह की भी बातें होती हैं। त्रिलोक सिंह मोहन को विशेष रूप से बहुत प्यार करते हैं। उसे कक्षा का मॉनिटर बना रखा है। उनके हाथों से कमज़ोर बच्चों को सजा भी दिलवाते हैं। वो मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें करते हैं कि मोहन पढ़ने में बहुत होशियार है, वो एक मेधावी छात्र है, भविष्य में वो एक बड़ा आदमी बनेगा। जो इतना विशेष रूप से मोहन पर उनके इतना प्रेम है, उसके कुछ 2-3 कारण है। पहला तो मोहन मेधावी छात्र है, क्लास में सबसे अव्वल है ना। वह सभी अपने जो विद्यालय से संबंधित काम है, होमवर्क है, उसे निपटा लेता है और पढ़ने में होशियार है।
और दूसरी बात, उसका गला सुरीला है और सुबह की जो प्रार्थना सभा है उसी की के स्वर से प्रारंभ होती है। और तीसरी बात, वो एक ब्राह्मण परिवार से का बच्चा है। तो ये सारी बातें हैं जिसके कारण जो त्रिलोकी मास्टर जी हैं वो उसका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। और धनराम है, वो एक लोहार का बच्चा है ना। उसके घर का वातावरण भी ऐसा पढ़ाई वाला नहीं है और इसके साथ ही उसे बहुत प्रयास करने के बाद भी वो सीख नहीं पाता, इसलिए वो मास्टर जी की नज़रों में नालायक है और गणित में तो खासकर वो नालायक ही है। मास्टर जी डंडे से अक्सर सभी को पीटते हैं और कई बार धनराम ने भी मोहन के हाथों सजा पाई है, लेकिन उसके मन में कभी ईर्ष्या नहीं आती मोहन के लिए। इसका कारण है कि वो मोहन का आदर करता है, क्योंकि जातिगत हीन भावना समाज ने पहले से उसके मन में बैठा रखी है कि वो ब्राह्मण है, ऊंची जाति वाले अगर कुछ कहें तो चुप रहना। तो ये जातिगत जो जो हीन भावना है वो धनराम के मन में पहले से ही बैठी हुई है। पहली बात तो वो पढ़ लिख के करेगा भी क्या और वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। ऐसी जो शिक्षक हैं उनके त्रिलोकी, ये ऐसा वैसा समझते हैं, इसलिए वो धनराम की पढ़ाई पर कभी ज़्यादा गौर करते ही नहीं। और जिस दिन वो उस पर विशेष ध्यान देते हैं उस दिन तो धनराम की बहुत पिटाई हो जाती है। एक दिन ऐसा ही हुआ, धनराम को उन्होंने 13 का पहाड़ा याद करने को कहा और वो नहीं सुना पाया। उन्होंने बोला शाम तक याद करके सुना के जाना, नहीं तो एक ऐसा बेत तैयार रखना जिससे उस धनराम की पिटाई होगी। क्योंकि मास्टर जी का एक उसूल है कि सजा पाने वाला अपने लिए एक बेत का प्रबंध करता है, वही करेगा जिसको पनिशमेंट मिलनी है। तो यहाँ पर लेकिन जो सजा पाने वाला विद्यार्थी होता है वो जो बेत है, डंडा चुनते समय ये ध्यान रखता है कि इसमें मास्टर जी को तसल्ली होनी चाहिए, इसलिए वो थोड़ा मोटा ही बेत लेकर आता है। तो धनराम भी अपने लिए एक बेत ढूंढ लाया है। 13 का पहाड़ पूछा जाता है, वो 13 तियाएं यहीं आकर अटक जाता है और गलत बोल जाता है। अब इस बार वो जो त्रिलोकी मास्टर हैं उनके त्रिलोक सिंह मास्टर, वो उसे बेत से नहीं मारते बल्कि जुबान का चाकू मारते हैं। जुबान का चाकू माने वाणी से इतनी कटु बात कह देना कि शारीरिक दंड से भी ज़्यादा लगे। तो वो उसे कहते हैं कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। ये बात कहते हुए वो अपने झोले से 5-6 दरातियाँ निकालते हैं और वो इनकी धार लगाने का काम धनराम को दे देती हैं। इस तरह धीरे धीरे 2-4 बार इस तरह का व्यवहार उसके साथ होगा तो उसके अंदर का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। किसका? धनराम का। वो सोचता है कि वो नहीं पढ़ पाएगा और घर में भी उसके साथ यही हालात है। उसके पिता गंगाराम के साथ वो मदद करता है, जब वो काम कर रहे होते हैं भट्टी पे तो उनकी मदद करता है। वो धौकनी फूंकता है, सान लगाता है, घन चलाता है, माने हथौड़ा चलाता है गर्म लोहे पर। तो ये सब करने के बाद भी अगर कोई उससे चूक होती है तो उसके पिता भी उसे बहुत पीटते हैं। एक दिन उसके पिता चले जाते हैं। अब पिता चले जाते हैं माने स्वर्गवासी हो जाते हैं। अब धनराम की जिम्मेदारी उस पिता के ऑफर को संभालने की है। धीरे धीरे ये गंगाराम की ऑफर धनराम की ऑफर में बदल जाती है, क्योंकि सभी लोग धनराम काम कर रहा है तो धनराम के नाम से ही उस दुकान को जानने लगते हैं। और इधर जो मोहन का जीवन किस प्रकार बीत रहा है, मोहन का जीवन भी संघर्ष में बीतता है। मोहन अव्वल नंबर में 5th क्लास में 5वीं में आता है और उसे छात्रवृत्ति मिल जाती है। लेकिन उन जो गांव में स्कूल है वो 5वीं तक है, इसलिए 6वीं के लिए उसे गांव से 4 मील दूर जाना पड़ता है। 2 मील तक तो पहाड़ी माने ऊंचाई वाला रास्ता है, उसके बाद नदी है, उसके बाद स्कूल है। वो थक हार कर वापस लौटता है। तब पिता उसे रात को क्या सुनाते हैं, विद्या व्यसनी बच्चों की कहानियाँ सुनाते हैं जो विद्या के प्रति बहुत रुचि रखते हैं ज्ञान पाने के लिए। ऐसे बच्चों की कहानियाँ सुना के उससे प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए। और उसके पिता फिर अपने एक यजमान के जो वहीं पर रहता है, जहाँ जिस स्कूल में मोहन को जाना होता है 4 मील दूर, वहीं एक यजमान के यहाँ मोहन को रखवा देते हैं।
उनके बच्चों के साथ वो स्कूल जाता है, लेकिन जब भी छुट्टियां पड़ती हैं, कोई भी छुट्टी पड़े, तो मोहन अपने घर वापस आता है। एक दिन वो आ रहा है, उस वक्त नदी में बहुत पानी नहीं है, हिसाब का पानी है जैसा वो पार करता था, और साथ में ही एक जो जो घसियारे होते हैं, घास काटने वाले, इनका भी समूह झुंड जा रहा था। उन्हीं के साथ साथ मोहन भी नदी पार कर रहा है। इतने में एक बहुत बड़ा पानी का रेला, उसमें मन पानी का बहाव आता है, उसमें क्या है, घास है, पत्थर है, मट्टी है, गारा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो घसियारे साथ में थे, इसलिए वो पानी को और घास को काटते हुए निकलते हैं, और मोहन भी उनके साथ निकल लेता, नदी पार कर लेता है। लेकिन अगर ये इतना खतरनाक दृश्य था, खतरनाक समय था नदी पार करने का, कि मन डूबने की पूरी संभावना थी। अभी मोहन के पिता जो पुरोहित जी हैं, वो बहुत डर जाते हैं। उसके बाद वो मोहन की पढ़ाई को रोक देते हैं। वो इसी विषय में हमेशा चिंतित रहते हैं, उसी पर बात करते हैं। एक दिन वो अपने यजमान के यहाँ बात कर रहे हैं कि उनका है ना, यजमान के यहाँ उनका कोई रिश्तेदार युवक रमेश आया हुआ है, जो लखनऊ में रहता है, लेकिन इस वक्त उनके एक यजमान के यहाँ, जिनके यहाँ पूजा करने वो गए हैं, वहाँ है। तो वो अपने बच्चे के विषय में बताते हैं कि उनका बच्चा इतना होशियार है, वो बुद्धिमान है, लेकिन उसके पढ़ाई का प्रबंध नहीं हो रहा है। तो रमेश युवक जो वहाँ बैठा है, वो कहता है कि मेरे साथ आप लखनऊ भेज दो, जहाँ हम 4 जुए हैं, एक और सही, वहाँ रहेगा तो पढ़ाई की व्यवस्था भी हो जाएगी, और इसके साथ वो शहर में के वातावरण में कुछ रह के अच्छा कर पाएगा। अब जो बस इसी उत्तर की प्रतीक्षा में तो पंडित पुरोहित जी थे ही। वो इतने माने खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे भगवान मिल गया, उनके मन की मुराद पूरी हो गई। वो उनकी भावुक हो जाते हैं, आंखें भर आती हैं। वो रमेश को कहते हैं कि अपनी बिरादरी का ही सहयोग होता, बिरादरी का ही सहारा होता, मैंने अपनी बिरादरी, जाति बिरादरी वाले लोग ही काम आते हैं। वो उस युवक रमेश के साथ अपने बेटे मोहन को शहर लखनऊ भेज देते हैं। लखनऊ में आकर उसके जीवन के नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू होता है। यहाँ पर जो रमेश की पत्नी और माँ है, जिन्हें वो चाची और भाभी कहता है, लगातार घर के छोटे मोटे कामों में लगातार उसे व्यस्त रखती हैं। और इसके साथ ही मोहल्ले पड़ोस की जो भाभियाँ चाचियाँ हैं, वो भी बार बार मोहन से, कभी कोई बोलती आलू ला दे, कोई कपड़े प्रेस करवा ला दे, कोई दूध ला दे, इस तरह के छोटे छोटे काम, बेगारी के काम सब उससे करवाते रहते हैं। पूरा दिन उसको व्यस्त रखते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन रमेश उसका दाखिला किसी स्कूल में नहीं कराता। मोहन के बहुत कहने पर एक छोटे से स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया जाता है। जो रमेश है, वो कभी उसे अपना बिरादरी भाई भी नहीं बतलाता, क्योंकि वो हेड क्लर्क है, और मोहन एक निर्धन ब्राह्मण है, बच्चा है, तो वो कभी उसे अपना जाति भाई भी नहीं बतलाता। एक नौकर जैसा बिहेवियर अपने कलीग्स के सामने उसके साथ करता है। अब चूंकि उसको पढ़ने का समय कम मिलता है, दिन भर छुटपट काम वो करता रहता है, और थोड़ा समय मिलता है उसमें पढ़ता है, तो जो गांव का मेधावी छात्र था, वो शहर में आकर क्या हो जाता है, अपना कोई स्थान नहीं बनवा पाता है ना। वो बस पास बड़ी मुश्किल से होता, पास ही होता है। और जब जब छुट्टियां पड़ती हैं, गर्मी की छुट्टियां, तो उसे गांव भी नहीं भेजा जाता। जब रमेश को अपने रिश्तेदारों के पास गांव जाना होता है, तभी मोहन को भी भेजा जाता है, वरना उसे भी नहीं भेजा जाता। रमेश पुरोहित जी को यह संदेश भेज देता है कि अगली क्लास की तैयारी करनी है, गर्मी की छुट्टी में वो तैयारी करवाई जाएगी, मोहन को इसलिए नहीं भेजा जा रहा है। मतलब कि उसकी पढ़ाई का बहाना लगाया जाता है, जबकि वो उसे अपनी घर की काम की सुविधाओं के लिए रखा गया है। अब कुछ समय और गुजरता है, वो 8वीं तक पास कर लेता है। उसके बाद जो रमेश है, मोहन से कहता है कि यहाँ पर BA पास करने वाले भी बेरोजगार घूम रहे हैं, इससे अच्छा है कि अब किसी और स्कूल में दाखिला करने से अच्छा है कि वो किसी तकनीकी स्कूल में प्रशिक्षण ले ले, टेक्निकल काम सीख ले। टेक्निकल काम में माने छोटे मोटे से, जैसे सिलाई का काम है, लोहार का काम है, लोहे के औजार बनाना,
और आपके बढ़ई का काम, बिजली की फिटिंग का काम, ये इस तरह के काम आते हैं, है ना। और थोड़ा बहुत उस टाइम को तो कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, टाइपिंग वगैरह ये शायद हो, इस तरह के काम सीखना। तो उसको उस स्कूल में, तकनीकी स्कूल में डाल दिया जाता है। वहाँ पर वो 1-1.5 साल के लिए डिप्लोमा लेता है ना। इस दौरान जो वो घर पहुँचता है तो अपने माने घर में बता देता है। जो वंशीधर हैं, जो पुरोहित जी हैं, बहुत दुखी होते हैं, है ना। कहाँ तो उन्होंने सोचते थे उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी पढ़ाई करेगा और कुछ बड़ा आदमी अफसर बनेगा, लेकिन जब उन्हें इन सब बातों का पता चलता है तो वो बहुत दुखी तो होते हैं, लेकिन इन सब बातों को वो गांव वालों के किसी के सामने नहीं कहते, क्योंकि गांव में यही है कि मोहन कुछ अच्छा करने गया है, किसी के सामने नहीं कहते। एक आध बार उनकी धनराम से भी मुलाकात होती है, जब उसके पास गए हैं अपना हंसुए की धार लगवाने। कौन? उसके पिता, मोहन के पिता, मोहन की गैर मौजूदगी में जब वो शहर में रह रहा था, तो एक आध बार जब धनराम के यहाँ गए और धनराम ने उनसे मोहन के विषय में पूछा, क्योंकि साथ पढ़ा है, मित्र था कभी, तो वो पूछा, तो वो अपने दांत में घास का एक तिनका फंसा कर कहते हैं कि हाँ, क्लर्क की तो नौकरी लग गई है, अब धीरे धीरे वो तरक्की करते हुए अफसर बन जाएगा। तो धनराम कहता है कि ये तो होना ही था, है ना, क्योंकि मोहन लला तो पहले से भी, बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। अब ऐसा कहकर पंडित जी चले जाते हैं, है ना, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि घास का तिनका मुंह में रखने से पाप, झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, लेकिन मन में मन वो बहुत दुखी रहते हैं। अब मोहन ने अपनी जो तकनीकी है पढ़ाई वो पूरी कर ली है, डिप्लोमा ले लिया है, वो शहर के फैक्ट्रियों के चक्कर काट रहा है, अपना चक्कर काटना मैंने नौकरी की तलाश कर रहा है, अपनी अर्जी दे रहा है। और अब इसके बाद वो गांव आया है। गांव में हमने अभी की सीन देखी कि पिता ने उनसे कहा रुद्री पाठ करने जाना है, उसने अनसुना कर दिया, और क्योंकि वो उसे पुरोहिती का काम पसंद नहीं है, इसलिए वो अनसुना करता है और धनराम की लोहार की दुकान पे धार बनवाने आया है। अब ये जब धार बन गई, उसका जो बेत लकड़ी का होता है, अगर डायरेक्ट उसमें डालेंगे, है ना, तो जलने उलने की संभावना है, कुछ भी है। तो वो धार लगाने के बाद बेत भी धनराम ने फिट कर दिया, मोहन को पकड़ा भी दिया, उसके बाद भी वो वहीं कनस्तर पर बैठा ही है। और धनराम चाहता है कि वो अब काम खत्म हो गया, वो चला जाए, क्योंकि बोल तो नहीं पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं इस टोले में पहली बात तो आते ही नहीं हैं, अगर आ जाते हैं तो खड़े खड़े अपना काम बताकर निकल जाते हैं। और मोहन तो यहाँ पर पहले से बैठा है और अब भी बैठा हुआ है। अब जो धनराम है वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है कि उसके व्यस्त होने से शायद मोहन उठकर चला जाएगा। वो एक छड़ लेता है, उसको गर्म करता है, गर्म करने के बाद संसी से पकड़कर उसका एक गोला बनाने का प्रयास करता है, एक राउंड, है ना। तो ऐसा बनाते समय संसी उसको वो ठीक से फंसती नहीं है, सणसी इसमें कहा गया, उसे सणसी ठीक से फंसती नहीं, जो छड़ को उसने पकड़ रखा है, और गोला ठीक सही आकार का नहीं बन पाता। वो कुछ देर धनराम प्रयास कर रहा है, इतने में मोहन उस कनस्तर से उठता है, उसके हाथ से गरम रॉड जिस संसी से उसने पकड़ रखी है, तो उस संसी को पकड़ता है, हाथ में लेता है, अपने टिके हुए हाथों से वो संसी को उसमें फंसाता है ना, वो रॉड में संसी को सही ढंग से फंसाता है, और फिर इस गरम रॉड को एक नपे तुल्ले ढंग से हथौड़े से ठोकते हुए एक सही आकार का गोला बना देता है। और ये इतनी जल्दी होता है कि धनराम कुछ समझ नहीं पाता कि उसके हाथ से कब उसने फटाक से लिया और पकड़ के सेट करके संसी में फंसा भी दिया, और उसको गरम लोहे को ठोकर मारते मारते आकार भी दे दिया, हल्की ठोकरें माने हल्के ढंग से पीटते हुए लोहे को उसने आकार भी दे दिया। ये सब बहुत जल्दी में हो जाता है और धनराम चारों तरफ देखने लगता है। उसे ये भय है कि पहले ऊंची जातियां निम्न जातियों को दंड भी दिया करती थी कुछ इस तरह के काम होने से, तो चारों ओर नज़र दौड़ाता है कि किसी ने तो उसे
मोहन को उसकी ऑफर पर ये लोहार का काम करते तो नहीं देखा, है ना। और इधर जो मोहन है वो अपने उस गोल आकार के का जो उसने रॉड को गोल किया, गोल आकार दिया है, उसको ऊपर उठाकर जांच रहा है। उसके गोला एकदम परफेक्ट बना है ना। रॉड से जो गोल राउंड बनाया गया वो एकदम परफेक्ट बना है। तो मोहन की आंखों में एक सर्जन की चमक है। वो इस बातों से बेखबर है कि उसे किसने देखा, किसने नहीं देखा, है ना। वो तारीफ पाने की मुद्रा में, तारीफ पाने की कि अब धनराम उसकी तारीफ करेगा कि उसने इतना अच्छा काम किया, तो तारीफ पाने की मुद्रा में धनराम की ओर देखता है। धनराम अचंभे में है, इस बात से अचंभे में नहीं है कि मोहन ने सही आकार का गोला बनाया, क्योंकि वो जानता है वो मेधावी छात्र है, जो कुछ सीखेगा वो टैलेंटेड है तो सही ही करेगा, है ना। वो सटीक चीज बनाएगा, ये उसे पता है ना। लेकिन वो इस बात से आश्चर्य में है कि एक ब्राह्मण घर का युवक उसकी ऑफर पर बैठकर ये लोहार का जो काम है, जो कार्य है, उसको कर रहा है। इस बात को देखकर वो अचंभे में है।